हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी विद शिवानी। तो ऐसी सोई सोई शक्ल के साथ तो आप समझ ही गए होंगे कि सुबह हो गई है। और ये देखो मेरी गली के बाहर कहाँ गया सिम्बा। यहाँ खड़े मेरे पतिदेव सुबह सुबह नज़ारा ले रहे हैं। और ये देखिए पीछे कंस्ट्रक्शन का ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। और ये है मेरे रोड की पीछे वाली गली, और वो झाड़ियों के पीछे अरे सिम्बा की मम्मी। सिम्बा की मम्मी, पर सिम्बा कहाँ चला गया? तो सिम्बा दूध पी रहा है। ये रहा छोटा सा सिम्बा। सिम्बा सिम्बा। तो हमारे गली के बच्चों ने इसका नाम रखा है सिम्बा, तब से हम भी इसको सिम्बा कहने लगे। जा रे सिम्बा जा। पत्ते क्या बताएंगे कौन सी बुक्स हैं? ये है गुरुदेव श्री रामचंद्राचार्य ने जो लिखी हैं साहित्य, उनके छोटे छोटे प्रवचन हैं। ओके। तो इन बुक्स में है कुछ बहुत ही अच्छी बातें, जैसे कि आपने सुना होगा गायत्री शक्तिपीठ। तो वहीं पे जो हमारे गुरुजी हैं उनके द्वारा लिखी गई ये बहुत ही अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है मेरे पति जी की तरफ से, जो उन्होंने सोचा कि ये कोई यहाँ पे ऐसी किताबें अच्छी नहीं पढ़ता है, तो हमें इन बुक्स को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हमारे जो अगल बगल के पड़ोस के एरिया के बच्चे हैं वो सारी ये किताबें पढ़ें। तो ऐसा ये सोच रहे हैं और कुछ सीखें इससे। और इसलिए ये सारी बुक्स इनके पास खैर पहले से थी, कुछ ये लेके भी आए हैं। और ये बुक्स जो ये आप देख रहे हो, ये अब जो शॉप है उस पे ही बाहर की तरफ हम लगाएंगे, ताकि जिसको जो बुक अच्छी लगे वो अपना पढ़ने के लिए ले सकता है और इनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सकता है ना? यस। और और यहाँ पे हमारी मम्मी जी भी बैठी हुई हैं, स्कूल जाने की तैयारी कर रही हैं। और पापा जी भी यही हैं। तो तैयारी कर रहे हैं लगाने की। हाँ, पापा जी अपने देख रहे धागा वागा सब डोरी लेके आए हैं कि कैसे इसको लगाना है, तो इसकी तैयारी चल रही है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ मेरी कुछ किचन की क्या क्या तैयारी होगी, क्या क्या ड्यूटी बची है या बाकी है, कि अभी तो खैर पूरा खाना ही बनाना बाकी है। आप क्या ऐसे देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मेरी भी ड्यूटी लगेगी कुछ। आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी तो मेरी है। देखो मैंने तो ऑलरेडी सारी तैयारियां कर ली हैं। तो पतिदेव यहाँ पे आके खड़े हो मेरी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है, मुझे अब कैमरा पकड़ना है। हाँ, अगर मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मुझे आपको दिखाना हुआ, और तो फिर मेरे किचन में कैमरा हैंडल नहीं होता है, तो फिर मैं पतिदेव से कभी कभी कह देती हूँ कि आप पकड़ लीजिए। तो ये कुछ बना है दलिया या जवे, तो ये सुबह हम लोग खा लेते हैं चाय के बाद। और आज मैं बनाने वाली हूँ, आप देख सकते हो ये मैंने चने बॉईल करके रखे हैं। तो आज आलू चने की सब्जी बनने वाली है। और ये देखो मैंने आलू भी कट कर ली हैं, और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर भी कर लिया है तैयार। तो अभी तो आ गई हूँ मैं किचन में, और अब शुरू करते हैं किचन का काम। तो क्योंकि सब बनाने में, फिर रोटी वोटी बनाने में मुझे लगेगा टाइम, तो लेट्स स्टार्टेड। तो कुकर चढ़ा के अब मैंने खाने की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी है। और आप देख सकते हो पतिदेव ऐसे ही इस खिड़की से, यही मेरी किचन के सामने की विंडो है जहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही बात करते रहते हैं। और कुछ भी हमारी छोटी मोटी जो डिस्कशन होती है कि क्या खाओगे क्या बनाओगे, वो यहीं से पूछते रहते हैं। और हम देखो यहाँ से वो मुझे संतरा भी पास कर रहे हैं खिड़की से। और
पापा जी भी आए थे बीच में, तो उनको भी सुबह सुबह रोटी ऐसे वो कुछ खा लेते हैं तो भूख लगती है। और यहाँ पे मैं भी अपने मस्ती वाले मूड में हूँ, लेकिन उन्होंने आज वैसे रोटियां नहीं खाई, उनका बिल्कुल भी मन नहीं था और उन्होंने सिर्फ दही ही खाया। और तो फिर वो भी यहीं पे आए थे यही सब लेने के लिए। और अब मैं फटाफट छौंक लेती हूँ अपने चने। तो अब मैंने रोटी बनाने की भी तैयारी पूरी कर ली है और अब फटाफट रोटी बना लेते ताकि एक बार खाने का काम भी हमारा पूरा हो जाए। तो जितना मैंने सीखा है या मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से मैं यही कहूँगी कि सुबह ही अगर खाने का काम हो जाता है तो बहुत आराम हो जाती है, ताकि आप सारा दिन में कोई दूसरा काम उठा सको। क्योंकि जब भी आप कभी सुबह पहले दूसरा काम उठा लेते हो तो हमेशा खाना ना लेट हो जाता है, और फिर दोपहर के टाइम में लेट खाने बनाने में तो मतलब ऐसा लगता है कि सारा शेड्यूल ही बिगड़ गया। और तो इसलिए पहले ही टाइम पे ही खाना बना के और सफाई करना ही ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। और अब मैंने अपना खाना तो बना लिया है और किचन क्लीनिंग की बारी थी तो वो भी मैं कर लेती हूँ यहाँ पे। और एक्स्ट्रा काम तो वैसे भी वीकडे में उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीकडे में और भी बहुत ऑफिस वगैरह के काम होते हैं। तो आप सिर्फ वीकेंड का ही आपको कुछ अपने पर्सनल काम करने का, कपड़े धोने का वीकेंड में ही टाइम मिल पाता है, वरना तो बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। और किचन क्लीनिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। और अब मैं एक ऐसे किचन के पार्ट की सफाई करने जा रही हूँ आज, जो कि कह सकते हैं कि एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। वैसे तो किचन का हर एक पार्ट साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक कोना बहुत ही खास है। और उसी में से एक कोना वो है जहाँ पे हम अपने बर्तनों को धोते हैं, वॉश करते हैं। यस, वो है सिंक एरिया। और आज हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। एक्चुअली में बहुत टाइम से सिर्फ ऐसे ही बर्तन धोते समय ही इसको ऐसे हाथ मार दिया, तो एक डीप क्लीनिंग की हमेशा एक ज़रूरत होती है जो बहुत टाइम से नहीं हुई है। सो आज छुट्टी का दिन था, सो आई डिसाइडेड कि आज थोड़ा इस पे काम किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखो, मेरा आप सिंक एरिया देख सकते हो कैसे कितना जंग लग गया है, या कैसे पानी जो जमा हो जाता है उसके दाग ये लग गए हैं। और तो आज हम इस एरिया को कोशिश करेंगे क्लीन करने की। तो चलिए करते हैं शुरू। ओके, तो सिंक क्लीनिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है विनेगर। तो आपके यहाँ कोई भी विनेगर हो किसी भी टाइप का तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और विनेगर के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है बेकिंग सोडा। और बिफ़ोर क्लीनिंग तो आप बिल्कुल बेशक जब भी आप कहीं की भी सफाई करें तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली किसी भी टाइप की कास्टिक को जब आप यूज़ करते हैं और केमिकल्स, सो इट कैन हार्म योर स्किन। तो वो किसी भी तरीके का रिएक्शन या हार्म कर सकती है स्किन पे, और बेटर रहता है कि एक वो आप एक ग्लव्स डाल लें हाथों में। तो मैंने अब जितना भी सामान था सिंक के आसपास का उसको मैंने साइड में कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पास ये कुछ पुराने से पड़े हुए थे साफ़ करने के लिए स्कॉच ब्राइट, तो उनको मैं यूज़ करूँगी अभी के क्लीन करने के लिए, ताकि मैंने नया नहीं निकाला है अभी के लिए। और जो ये मैंने यहाँ पे लिक्विड बनाया था विनेगर और बेकिंग सोडा का, तो वो अब मैं पूरी सिंक पे धीरे धीरे सारा अप्लाई कर दूँगी।
और टैप एरिया पे भी मैंने सेम अप्लाई कर दिया, और जितने भी आसपास का टाइल का एरिया था वहाँ पे भी लगा के मैंने छोड़ दिया था एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद रगड़ा था। बट मैं सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखा इस बेकिंग सोडा और विनेगर का। तो व्हाट आई ट्राइड, मैंने जो नुस्खा अपनाया वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, और वो था कि आप लो थोड़ा सा सर्फ और हार्पिक, और जितना भी एरिया है जैसे कि हार्ड वाटर स्टेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिंक एरिया में या टाइल में जमा हो जाते हैं और बहुत ही मुश्किल से छूटते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पानी का काम है तो वो तो लगेगा ही लगेगा। बट आप अगर आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अगर आप इस तरीके से क्लीन करते हो, सो मेरे को लगता है कि इट गोइंग टू वर्क, और इट वर्क्स बिकॉज मेरे लिए ये बहुत हद तक वर्क किया था। तो आई वुड नॉट प्रेफर कि आप बेकिंग सोडा और ये विनेगर के उसमें जाओ, क्योंकि वो मैंने खुद पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ट्राई करके देखा और मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा। सो देन आई जस्ट गॉट दिस एक्सपेरिमेंट तो और मैंने यहाँ पे हार्पिक और सर्फ लिया, और उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी मिला सकते हो, और इस तरीके से जहाँ पे भी ये हार्ड वाटर स्टेन है आप उसको प्रॉपर अच्छे से अप्लाई करो। एंड देन मैंने इसको लगा के एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि हो सकता है कि अगर ज़्यादा, क्योंकि एसिड होता है तो दाग भी पड़ सकते हैं। तो मैंने इसको 5 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर के लिए इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इसकी सफाई करना, कि अब इसमें बहुत कस के रगड़ने की ज़रूरत थी ताकि जो प्रॉपर क्लीनिंग है वो हमारी हो सके। तो अब मैंने सारी स्टार्ट कर दी है रगड़ना, और जितने भी ये दाग थे इनको बहुत ही जैसे कि आपके पास स्टील का ब्रश होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो, और मैंने तो बहुत सारे आइटम धीरे धीरे यूज़ करती जा रही थी, क्योंकि एक से तो हो ही नहीं रहा था। तो मैंने स्कॉच ब्राइट का यूज़ किया, ये देख सकते हो मैंने ये जहाँ पे ऐसे जमा थे दाग, तो मैंने उसके लिए ये नाइफ से मैंने ये सारे एक एक जितने भी ये स्टेन थे वो मैंने रिमूव किए यहाँ पे। और इसी तरीके से आप भी ये जो स्कॉच ब्राइट का स्टील वाला है वो यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने तो ये नाइफ का यूज़ किया, लेकिन हाँ अगर आपके सिंक में इतनी ज़्यादा स्टेन्स नहीं है देन यू कैन ईजिली रिमूव विद द स्कॉच ब्राइट जो कि स्टील वाला है। और सेम वे में मैं जितना भी ये टाइल का एरिया था उसको भी मैंने ऐसे ही क्लीन कर दिया, और ये आसानी से आपका देख लेना, ये आपको हेल्प करेगा साफ़ करने में, लेस एफर्ट लगेंगे। बट फर्स्ट टाइम में जैसे कि मैंने इतना किया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी लगेगी। तो सिंक एरिया के साथ साथ ऊपर जो लगा हुआ है हमारे यहाँ तो उसका भी नंबर था। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप एक उसी से रिलेटेड एरिया क्लीन कर रहे हो तो व्हाई नॉट दिस। तो उसको भी सेम वे में मैंने क्लीन किया, तो वो तो नॉर्मल सर्फ से भी हमारा क्लीन हो गया, और काफ़ी टाइम से इसकी भी क्लीनिंग बाकी थी। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसे ही सिंक के ऊपर लगा हुआ है तो उसको आप भी इस तरीके से अपने सिंक के क्लीनिंग के साथ ही कवर कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो सब क्लीन हो जाने के बाद मैंने सारे एरिया को, आरओ को, टाइल को और जो टैप थे उनको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दिया। और आप देख सकते हो कि आई थिंक मतलब बहुत मुझे इफ़ेक्टिव लगा ये वाला फॉर्मूला, और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया ये वाला एरिया मेरा। और साथ ही साथ एक आइटम जो कि मैं अब यूज़ करने जा रही हूँ अपने सिंक एरिया के लिए, और वो है ये प्रोडक्ट तो इसको मैं कहूँगी कि आप सिंक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो। और इसमें ये साइड में ये रबड़ का दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप इसको आसानी से सिंक कॉर्नर पे स्टिक कर सकते हो। और इसमें आप अपने साइड में स्कॉच ब्राइट और जो बार है उसमें रखने के ये सारे ही यहाँ पे जो आप ब्लॉक्स देख रहे हो वो सारे बने हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने सिंक एरिया में इसको अच्छे से प्रेशर थोड़ा सा आप दबा लीजिएगा और ये इसके बाद आराम से स्टिक हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं गिरता है। सो ये था कॉर्नर जो कि मैंने अपने सिंक एरिया के लिए यहाँ पे मेंटेन किया।
तो इसी में आप ऐड कर सकते हो सोप डिस्पेंसर और मेरे सारे ब्रश, और इस तरीके से मैंने अपना सिंक एरिया वेल नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड कर लिया। होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो और मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मत भूलिएगा लाइक करना, शेयर करना। बने रहिए हमारे साथ बी विद शिवानी पे, और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, bye bye. Thanks for watching, guys.